चलो बेटा, CMA इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चल रहा था, स्टडी नोट नंबर 1 का, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। कल कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, तो 33 हम लोग देखते हैं पहले, है ना। ये सा बेटा 33 क्या दिया इसके अंदर में, देखो जरा एक बार। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ AN कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 13। पेज नंबर अगर आपको पता नहीं है तो 83। वर क्लोज विथ अ डिफरेंस ऑफ 21,510। ओहो हो, पहले इन्होंने बता दिया डिफरेंस कितना था ट्रायल बैलेंस में, 21,510, बराबर है। आए तो अलग इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज हमने जो देखा वैसे। सो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है 21,510। आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंस दे दिया, मतलब अब तुम बता दो मुझे ये केस A रहेगा, B रहेगा कि C रहेगा। ये डेफिनेटली A तो नहीं है, क्योंकि डिफरेंस आ गया मतलब ट्रायल बैलेंस बन गया। ट्रायल बैलेंस बन गया मतलब अब जो भी बातें हो रही है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, मतलब ये एक केस तो हो ही नहीं सकती, बराबर है। मतलब ये केस कौन सी रहेगी, या तो B या तो C, राइट। सिंपल है, ये क्लियर हो गया सभी को जो मैंने बोला, अभी समझ में आया, पक्का, ओके। आगे दिया है द फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड सब्सिक्वेंटली। रिटर्न आउटवर्ड बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 100। रिटर्न आउटवर्ड बुक अंडरकास्ट हो गया है। अच्छा, अब हमें कब बोला है इन्होंने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने का, अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। A B C D E F क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। ओ हो पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री नेक्स्ट ईयर। देखो 3 केस थी, जैसे ही बोल दिया ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है, ये तो हो नहीं सकता। और जैसे इन्होंने बोल दिया नेक्स्ट ईयर है, मतलब B भी नहीं है, तो कौन सी है, C केस है। खेल खत्म हो गया, सारा काम आसान हो गया, 99% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सिर्फ आपको एक चीज़ बतानी है, कौन सी रे बेटा, सस्पेंस अकाउंट का, है ना। एक सेकेंड ध्यान देना सभी ने। अच्छा, यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे है कुछ तो, हाँ आ जाओ। सो रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड यानी कौन सा बुक रे बेटा, परचेस रिटर्न। ये अंडरकास्ट हो गया था, परचेस रिटर्न गलती से कम हो गया। वेट, पहले ये डिसाइड तो कर लो परचेस रिटर्न का बैलेंस कौन सा है। परचेस का डेबिट बैलेंस उल्टा, परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस। परचेस रिटर्न बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। बढ़ना या कम करना कहाँ समझ में आएगा, ट्रांजैक्शंस। रुको, अब बात इसकी चल रही है सारी, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ। क्या हुआ, परचेस रिटर्न बुक, अच्छा गलती से कम हो गया। गलती से कम हो गया तो अब क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। वेट 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 वेट, बढ़ाना है तो क्या करो, क्रेडिट। खेल खत्म। सो टू परचेस रिटर्न। अब कौन से आइटम की वजह से कम हुआ, कौन सा माल वापस किया, किसको माल वापस किया, सप्लायर का नाम दिया है क्या। अगर सप्लायर का नाम दिया रहता तो मैं एंट्री कर लेता, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, बट सप्लायर का हमें नाम ही नहीं दिया है। अब बताओ क्या करेंगे, रुको खत्म नहीं हुआ। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न 100। मैं यही एंट्री पास करने वाला था अगर ये केस B होती तो, लेकिन ये है केस C। नेक्स्ट ईयर में तो नॉमिनल की जगह क्या लिखना है, P&L एडजस्टमेंट। कैसा लगा, सिंपल है, ऐसी हमने देखा था आज तक। बोल बेटा कौन सी, केस A। आज आपका फर्स्ट डे है, अच्छा केस A में रहा तो तुम बताओ केस A में क्या करेंगे हम लोग। वेरी गुड, ये जो बच्चों ने बोला इसके परचेस रिटर्न के क्रेडिट में ऐसा लिखेंगे, परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट साइड बाय अंडरकास्ट 100 रुपये। वाक्य सेंटेंस खत्म, सिंपल है, पक्की बात। अगर केस A होती तो ये होता, B होती तो ये होता, C है इसीलिए ये है, राइट। किया हमने ऑलरेडी इस टाइप के ट्रांजैक्शंस। उसके बाद परचेस रिटर्न, जो बच्चों ने होमवर्क ट्राई किया होगा फटाफट से आंसर में फर्स्ट वाले पॉइंट में लिख लो, क्या एंट्री लिखोगे, सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट, राइट। जो बच्चों ने होमवर्क ट्राई नहीं किया अभी आंसर लिख लेना है। दूसरा, 1500 बीइंग टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक वाज नॉट पोस्टेड। ओहो, अभी देख लेते
1500 था, क्या था बेटा? टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। वेट, इमेजिन करो, कैश बुक के क्रेडिट साइड वाला डिस्काउंट है, मतलब ये डिस्काउंट मिला है या दिया है? आने वाला डिस्काउंट। डेबिट वाला डिस्काउंट तो खर्चा, ऑल एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस। सो डेबिट साइड वाला डिस्काउंट है, डेबिट बैलेंस वाला है, मतलब हमने अलाउ किया। ये क्रेडिट वाला है, ऑल लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट वाला डिस्काउंट है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट, बरोबर है क्या? तो ये मिला हुआ डिस्काउंट है, क्रेडिट वाला है मतलब। हाँ, क्या हुआ इसके साथ देखो जरा, इसकी तकलीफ दूर करते हैं हम लोग। द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज नॉट पोस्टेड। बाय द वे, डिस्काउंट की जो टोटल है वो कहाँ जाती है? डिस्काउंट अकाउंट में। डेबिट वाला डिस्काउंट रहता तो डिस्काउंट अलाउड में जाता, क्रेडिट वाला डिस्काउंट है तो डिस्काउंट रिसीव्ड में जाता। सो डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में पोस्ट करना चाहिए था, नहीं किया। डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में पोस्ट करना चाहिए था, नहीं किया। अब कर लेंगे, अब कर लेंगे। सो टू डिस्काउंट अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट ईयर में तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, बरोबर है क्या? बताओ डेबिट क्या करेंगे? डेबिट क्या करेंगे? एनीबॉडी? पक्का सब लोग साथ में? करेक्ट, सस्पेंस अकाउंट। सिंपल है, सिंगल साइड एरर है, पोस्टिंग करना रहेगा, मतलब कौन सी एरर है? सिंगल साइड एरर है। सो सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट। लिख लो फटाक से दूसरा वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट, 6000 बीइंग कॉस्ट ऑफ परचेस ऑफ ऑफिस फर्नीचर वाज डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। बोल बेटा, क्या बोला बेटा? कंप्लीट ओमिशन है, बट डेबिट क्रेडिट दोनों छूटा है या सिर्फ एक इफेक्ट छूटा है? हाँ, सिर्फ क्रेडिट छूटा है। तो कंप्लीट ओमिशन, बट कौन सा? सिंगल साइड या डबल साइड? सिंगल साइड। तो क्या यूज करेंगे? सस्पेंस। कंप्लीट ओमिशन और डेबिट क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट छूटे रहते तो मैं बोलता डबल साइड एरर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 1000 क्लियर हुआ, माँ कसम। परचेस किया फर्नीचर और परचेस में डेबिट कर दिया, ये है डबल साइड एरर। फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा परचेस को। मतलब यहाँ पे क्या करना चाहिए था और क्या कर दिया, डेबिट क्रेडिट दोनों भी चीज़ें आपको बताए। सो फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, अब कर दूँ। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तीसरे वाले में क्या आएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और परचेस को गलती से डेबिट कर दिया तो रिवर्स कर दो। सो फर्नीचर टू परचेस। सेकेंड केस होती तो, थर्ड केस है तो फर्नीचर टू P&L एडजस्टमेंट। सिंपल है। नेक्स्ट, अ क्रेडिट सेल ऑफ। ए बाबा हेलो, आप लोग करेक्शन कर रहे हो ना आपके बुक में, जो जो बच्चों ने ट्राई किया है? पक्का ना? सभी ने ट्राई किया था ना होमवर्क? बेटा प्लीज़, हाँ होमवर्क ट्राई करना, उसको छोड़ना मत। जो बच्चे ने होमवर्क छोड़ दिया, ऐसा समझो बहुत बड़ी मुसीबत में जा रहा है। कितनी बड़ी सर? फेल होने उतनी बड़ी। डन, आ जाओ। क्रेडिट सेल ऑफ 760 वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज ए 670। 760 का क्रेडिट सेल गलती से पोस्ट कर दिया 670 टू द कस्टमर अकाउंट इन सेल्स लेजर। तू बता बेटा कौन सी एरर है? रिकॉर्डिंग वाली, पोस्टिंग वाली कि बैलेंसिंग वाली? पोस्टिंग वाली। सिंगल साइड डबल साइड? सिंगल साइड। सस्पेंस आएगा नहीं आएगा? आएगा, राइट? पक्का? हाँ, तो बता अब यहाँ पे कहाँ पे क्रेडिट सेल कस्टमर के अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया। बाय द वे, कहाँ पोस्ट करना चाहिए था कस्टमर के? डेबिट में या क्रेडिट में? रुको, उधारी में माल बेचा तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल होता है। उधारी में माल बेचा है तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल होता है। राम को उधारी में माल बेचा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल। श्याम को बेचा, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल। कस्टमर को बेचा, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो कस्टमर के डेबिट में लिखना भूल गए, अब लिख दू। सो कस्टमर अकाउंट डेबिट, सिंगल साइड एरर है, पोस्टिंग वाला है, दूसरा पता नहीं, टू सस्पेंस। सो कस्टमर टू सस्पेंस। इसमें थर्ड केस में भी सेम रहेगा क्या? क्योंकि इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट है ही नहीं, कस्टमर टू सस्पेंस है। कस्टमर तो पर्सनल अकाउंट है, यस और नो। तो तीसरे केस में भी सेम रहेगा। सो कस्टमर टू सस्पेंस, C2S। सिंपल है, पक्का सभी को समझ में आया बेटा ये? डन। एनीबॉडी? किसी के मन में कोई डाउट, कोई शंका? ऑनलाइन ऑफलाइन बोल। कितना बेटा? कितना छूट गया वो लिखो ना तुम। 760 रुपए का सेल था, पोस्ट कितना किया? 670। कम पोस्ट किया कि ज़्यादा? कम। और पोस्ट कर दो। सो डिफरेंस कितना है? 90। सर कस्टमर के अकाउंट में अगर ज़्यादा पोस्ट कर दिया रहता तो
तो कस्टमर को कम करना पड़ता, कस्टमर डेटर है, डेटर को कम करना है तो क्रेडिट करो, सो टू कस्टमर करता और बाय सस्पेंस करता। कम पोस्ट किया, कस्टमर के नाम पे डेबिट करना था 760, डेबिट कर दिया 670, कम डेबिट किया और कर दो, बरोबर है। कस्टमर को माल कितने का बेचा, 760 का। कस्टमर को डेबिट कितने से करना चाहिए था, 760 से, 670 से डेबिट किया, कम डेबिट किया, देयरफॉर और डेबिट कर दूं क्या, अब हो जाएगा क्या 760, बरोबर है। सिंगल साइड एरर है, पोस्टिंग है टू सस्पेंस, इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है। डिफरेंस जितने का था उतने का ही हमें लिखना है। जैसे डिफरेंस लिख दिया 670 और 90 हो गया क्या 760, सिंपल। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार प्लीज पूछो। ऑल सेट, पक्का। नेक्स्ट अगला होमवर्क चेक करो। सेल्स अकाउंट वॉज अंडर कास्टेड बाय 10,000 बीइंग कैरी ओवर मिस्टेक इन द सेल्स डे बुक। छोड़ो ना, कोई भी मिस्टेक हो, सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट हुआ यानी सेल गलती से कम हो गया, क्या करेंगे, उल्टा बढ़ाएंगे। रुको, सेल इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, सो टू सेल बाय सस्पेंस, सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल 10,000 10,000। थर्ड केस में सेल की जगह क्या लिख देंगे, नॉमिनल अकाउंट है, पी एंड एल एडजस्टमेंट, सो सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। सो इसका एंट्री क्या रहेगा, सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, किसका, इसका, अपने ई किसका, लिखो सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ओवरकास्टेड बाय 10,000 कास्टिंग एरर इन द शेड्यूल और इन्वेंट्री। क्लोजिंग स्टॉक ओवरकास्ट हो गया, बोलो क्या करेंगे, कम करेंगे, सो टू क्लोजिंग स्टॉक बाय सस्पेंस। ओवरकास्ट, अंडरकास्ट एरर, बैलेंसिंग एरर, पिछले पेज के अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड एरर, ये सारी सिंगल साइड एरर है, इसमें सस्पेंस आता ही आता है। फिर से बोलो, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट एरर, प्रीवियस पेज से नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड की एरर, इनर कॉलम से आउटर कॉलम की एरर, पोस्टिंग वाली एरर, ये सारी सिंगल साइड एरर है, क्योंकि इसके अंदर में इफेक्ट या इंपैक्ट या गलती या इफेक्ट या इंपैक्ट या गलती किसी एक ही अकाउंट में हो रही है, दूसरे अकाउंट में कौन से हो रही है हमें मालूम नहीं है, दूसरे कौन से अकाउंट में इसका इफेक्ट गया हमें मालूम नहीं है। समझ में आया, ये थी सारी एंट्रीज, चेक कर लो, आई क्या बरोबर, सारी एंट्रीज लिख लिया आपने, ऐसी सेम है। किसी बच्चे को कोई भी एंट्री में कोई डाउट है तो एक बार पूछो बेटा, बरोबर। अब बहुत आसान काम है, 99% केस खत्म। अब 1% करना क्या है, हमें डिफरेंस दिया हुआ था क्या, डिफरेंस कितना था, 21,510 का डिफरेंस था, बरोबर। सस्पेंस जो जो एंट्री में आया, सस्पेंस जो जो एंट्री में आया, ए मुन्ना देखो तो जरा, पहले में सस्पेंस डेबिट हुआ है क्या, तो सस्पेंस के डेबिट में लिखो टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 100 रुपए। ए मुन्ना बनाओ एक सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस के डेबिट में टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 100, सही है। उसके बाद अगली एंट्री ढूंढो, ढूंढो सस्पेंस कहां पे, सस्पेंस के डेबिट में टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 1500, सस्पेंस के डेबिट में टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 1500, ढूंढो ढूंढो, और सस्पेंस कहाँ है, सस्पेंस सस्पेंस, हाँ, सस्पेंस के क्रेडिट में बाय डेटर 90, सस्पेंस के क्रेडिट में बाय डेटर 90, और ढूंढो सस्पेंस कहाँ है, सस्पेंस के डेबिट में टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 10,000, सस्पेंस के डेबिट में टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 10,000, और ढूंढो सस्पेंस कहाँ है, दैट्स इट, खत्म, बस इतना ही था। और कहीं है क्या, सस्पेंस के डेबिट में टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, दैट्स इट, गेम ओवर, इतना ही था ना। और कोई छूट रहा है क्या, चेक करना, सस्पेंस वाला कोई आइटम छूटा तो नहीं है, दैट्स इट। निकालो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है तो, और हमें डिफरेंस दे दिया था ना, डिफरेंस कितना था, ये इन्होंने 21,510 बोला, अच्छा इन्होंने डिफरेंस कौन से साइड का वो दिया नहीं ना, विच क्लोज विद द डिफरेंस इन द बुक्स कैरी फॉरवर्ड। बच्चों यहाँ पे लिख लो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब क्या है बेटा, डेबिट साइड टोटल ज्यादा है, ऊपर जाने वाला साइन वो आपको देना पड़ेगा, सस्पेंस का बैलेंस कौन सा है। एक बच्चे ने बोला सर क्लोजिंग स्टॉक एक बार एक्सप्लेन कर दो। जी हाँ बेटा, क्लोजिंग स्टॉक गलती से कम हो गया, क्लोजिंग स्टॉक गलती से कम हो गया, क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। वेट, क्लोजिंग स्टॉक ये स्टॉक है, असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ाना है तो डेबिट करो, इसीलिए मैंने क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किया,
अच्छा इन्होंने उल्टा कर दिया गया यहाँ पे, कौन सा क्लोजिंग स्टॉक और क्या बोला है यहाँ पे, अच्छा ओवरकास्ट हुआ है ना रे, हमने अंडरकास्ट बोल दिया है क्या गलती से, ओके। क्लोजिंग स्टॉक अंडरकास्ट हो गया है, गलती से कम हो गया है, अब उसे क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। हमने एक्सप्लेन करते समय अंडरकास्ट ही एक्सप्लेन किया ना बरोबर, पहले जब मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। मुन्ना एक बार ध्यान देना, लास्ट वाले पॉइंट में क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब है गलती से बोलो कम हो गया, देयरफॉर नीड टू इंक्रीज। देयरफॉर आप सभी लोग जानते हो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ाना है तो डेबिट करो, कम करना है क्रेडिट करो, हमें नीड टू इंक्रीज बढ़ाना है, इसलिए हम लोग उसे क्या करेंगे, डेबिट। देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक डेबिट। दूसरा इफेक्ट पता नहीं है कहाँ डाल देंगे, सस्पेंस। बरोबर है क्या, किया है क्या हमने इसको, ये लो। और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग का आइटम है क्या, इन्होंने कि नहीं क्लोजिंग स्टॉक को, हाँ ये तो कर दिया बरोबर है, हाँ क्लोजिंग स्टॉक का इन्होंने गलत किया रे मुन्ना, यहाँ पे इन्होंने अलग ही लिखा है क्लोजिंग स्टॉक के लिए, हाँ सही है ना, फिर गलत नहीं है मुन्ना, एक बार ध्यान देना, एक नया पॉइंट है। हाँ हाँ एक सेकेंड, नहीं नहीं हमने सही किया, वैसे ही करना है जैसे अभी बताया। एक सिर्फ एक चीज़ बता देता हूँ, इन्होंने क्या अज्यूम करके किया है। अच्छा ये समझ में आया कि सभी को, लास्ट वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, नंबर बताओ इसका, हाँ एफ। ये ऐसे ही किया था हमने, ये हमने थोड़ी देर पहले जो किया था ऐसे ही किया था ना, सुनो सही, ये लास्ट वाला क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ी लिया P&L एडजस्टमेंट। अब ध्यान देना, क्लोजिंग स्टॉक ये कहाँ का आइटम है बेटा, यहाँ पे अभी जो दिया है वो ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा है, मतलब ये नॉमिनल पे इंपैक्ट जाने वाला है नेक्स्ट ईयर इसका, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P&L एडजस्टमेंट। देयरफॉर P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। क्लियर है, पक्की बात। ये लास्ट वाला पॉइंट एक बार वापस देख लो, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछो। नो अवे आपको दिया रहेगा बेटा कौन सा बैलेंस है, या फिर आपको मैं ट्रिक भी बताता हूं, नहीं दिया रहा तो क्या करना, डोंट वरी, हाँ पहले लिख लो, लास्ट वाली केस थी। बस इसमें एक ये वाला नया पॉइंट है जो आपको नहीं मालूम था, जिसके लिए हमने क्वेश्चन लिया। कौन सा नया पॉइंट है बेटा, बस एक क्लोजिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग पे इंपैक्ट जाएगा। कुछ बच्चे सोचेंगे सर क्लोजिंग स्टॉक तो असेट है, फिर आपने उसको P&L एडजस्टमेंट क्यों लिखा, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक की जो अकाउंटिंग हो रही है, मुझे एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंटिंग हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं या बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग में। बैलेंस शीट ये कोई अकाउंट थोड़ी है, वो तो स्टेटमेंट है, पोजिशनल स्टेटमेंट। सो अकाउंटिंग की जब बात आती है क्लोजिंग स्टॉक के, तो कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में, बरोबर है ना। और ट्रेडिंग कौन सा है, नॉमिनल। तो जो भी आपका नॉमिनल अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, P&L एडजस्टमेंट। तो याद रहेगा अब ये पक्का, रीजन समझ में आया, लॉजिक समझा इसके पीछे का। सो लिख दो लास्ट वाला एंट्री, P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। बेटा समझा क्या आकांक्षा, ओके क्लियर, वेरी गुड बेटा। ये देखो ये लास्ट वाला एंट्री, P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। अब इन्होंने यहाँ पे कि नहीं सस्पेंस के क्रेडिट में लेना चाहिए था, इन्होंने अच्छा P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस लेना था, यहाँ पे इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक कर दिया। काहे, वाई दिस कोलावरी डी, हाँ बोलना, तो हमने भी तो वही लिया ना, कहाँ लिखा है ओवरकास्ट, बरोबर है। हमने क्या करके कर लिया, करो करो इसको चेंज, हमने अंडर का समझ के किया ना। लिखो ऐसा करो, ऐसा लिखो, इसको लिखो एक्स्ट्रा और यहां लिखो पॉइंट एफ। लो क्लोजिंग स्टॉक ओवरकास्ट हो गया, इसका आप बताओ तो, अब अंडरकास्ट का मैंने बताया दिया ना,
अब आप ये बता दो ओवरकास्ट का क्या रहेगा। तो संजना गुनगुन, सर उसको नॉमिनल कैसे ट्रीट करेंगे? नो, क्लोजिंग स्टॉक को मैंने अपने रियल ट्रीट यहाँ पे नॉमिनल ट्रीट नहीं किया। क्लोजिंग स्टॉक अभी भी एसेट है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का जो इम्पैक्ट जा रहा है वो ट्रेडिंग पे जा रहा है। संजना, शायद आपने पिछले 1 मिनट का डिस्कशन नहीं सुना। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कहाँ दिखाते हैं बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, शायद आपने पहले के बेसिक के लेक्चर मिस किए होंगे। इसके पीछे का लॉजिक है रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, 11th स्टैंडर्ड से 11वीं कक्षा से आप लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक लिखते आ रहे हो, तो क्या आपने कभी आपके टीचर को ये सवाल पूछा कि क्लोजिंग स्टॉक तो ये असेट है, असेट होने के बावजूद भी ये नॉमिनल अकाउंट में क्यों लिख रहे हैं? नहीं पूछा। मैं आपको बताता हूँ क्यों नॉमिनल में लिखा। बिकॉज इट इज एन एडजस्टमेंट आउट ऑफ परचेस। क्यों एडजस्टमेंट किया? परचेस किया 10 क्वांटिटी, सेल किया 7 क्वांटिटी। रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है रेवेन्यू 7 आइटम का है तो एक्सपेंस भी 7 आइटम का ही होना चाहिए था, बट एक्सपेंस दिख रहा है 10 क्वांटिटी का। मैचिंग कॉन्सेप्ट रोने लगा, नाराज हो गया। रेवेन्यू मैचिंग बोलता है एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू, राइट? बट यहां मैच हो रहा है क्या? माल बेचा 7 क्वांटिटी, परचेस किया 10 क्वांटिटी, खर्चा दिख रहा है ट्रेडिंग के डेबिट में 10 क्वांटिटी का, इनकम दिख रहा है 7 क्वांटिटी का। तो यहां पे हम लोग इस परचेस को एडजस्ट करेंगे, किसको मद्देनजर रखते हुए? रेवेन्यू मैचिंग को। कितना एक्स्ट्रा दिख रहा है परचेस, कितना खर्चा एक्स्ट्रा दिख रहा है? 3। उस 3 एक्स्ट्रा खर्चे को मैं कम कर दूंगा। अब एक्स्ट्रा के खर्चे को मैं कम कर रहा हूं, खर्चा नॉमिनल, इसी 3 को आप लोग बोलते हो क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पे जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाया इट इज नथिंग बट एन एडजस्टमेंट आउट ऑफ परचेस। इसीलिए इस एडजस्टमेंट को मैं नॉमिनल की तरह ट्रीट करता हूं, इसीलिए ट्रेडिंग में आया। बरोबर है? क्लियर? और डबल एंट्री सिस्टम है, एक इंपैक्ट इसका कहाँ जा रहा है? बैलेंस शीट के असेट में स्टॉक बढ़ रहा है क्योंकि आपने स्प्रेड का परचेस कम कर दिया। अब वो परचेस कहाँ पे? आपके गोडाउन में। आपके गोडाउन में मतलब वो आपका स्टॉक है। यस और नो? सो परचेस ड्यूअल रोल प्ले करता है। परचेस रियल भी है और नॉमिनल भी है। सर नहीं समझा, सुनो। सिर्फ इतना बोला है आपको परचेस अकाउंट, तो बोलना रियल। और परचेस दिया है 10 क्वांटिटी और अलग से कहीं तो इंफॉर्मेशन दिया है सेल किया है 7 क्वांटिटी। तो 7 क्वांटिटी वाला परचेस नॉमिनल। यकीन नहीं आता है तो चेक कर लो। 10 - 3 कहां दिख रहा है? ट्रेडिंग के डेबिट में। नॉमिनल है क्या? और 3 क्वांटिटी वाला परचेस ये है रियल। यकीन नहीं आता है तो देख लो, बैलेंस शीट के असेट साइड में कितनी क्वांटिटी दिख रही है बेटा क्लोजिंग स्टॉक में? 3। सो परचेस दिया है, सेल दिया है और थोड़ा सा अगर माल बच गया तो परचेस में से जितना माल इस स्प्रेड में बेचा उतने को नॉमिनल ट्रीट करो, और जो परचेस में का माल बचा हुआ है उसे रियल ट्रीट करो। क्लियर? ये बात समझ में आई? मैंने क्यों उसको नॉमिनल का ट्रीटमेंट दिया यहाँ पे। डन? ऑल सेट? किसी बच्चे को अगर इतू सा भी डाउट है, अगर किसी ने स्टार्टिंग से बेसिक दी, ये याद है कि रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट के समय हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था पूरा? पक्का? अब आ जाओ। अभी जैसे बच्चों प्लीज ध्यान देना, मैंने गलती से अंडरकास्ट लिख दिया इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क कर दिया। क्वेश्चन में क्या दिया है? ओवरकास्ट। आ जाओ, ओवरकास्ट यानी गलती से बढ़ गया, देयरफॉर हमें क्या करना है? कम। क्लोजिंग स्टॉक को नीड टू रिड्यूस। देयरफॉर आप सभी लोग जानते हो क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस बढ़ाना है, डेबिट कम करना है, क्रेडिट हमें करना है कम। सो कम करेंगे टू क्लोजिंग स्टॉक बाय सस्पेंस। और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग वाला ट्रीटमेंट है, नॉमिनल वाला ट्रीटमेंट है, तो लिख दूं क्या? सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट। अभी समझा? क्लियर? पॉइंट F ये एक्स्ट्रा लिख लेना, और ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट है जो क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है। यह आसान भाषा में है ना। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, कम कर दो टू क्लोजिंग बाय सस्पेंस, खत्म। और नेक्स्ट स्प्रेड में है तो क्लोजिंग की जगह क्या लिखना है? P&L एडजस्टमेंट।
चलो आगे, एक बार लंबी सांस लो। पूरे क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है, सर यहाँ ऐसा क्यों, कैसे, काय को हुआ, आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट as a coder, anybody, clear है? यो गुड मॉर्निंग, चलो आगे लिखो। सो लास्ट वाली एंट्री सही है क्या फिर इन्होंने जो की, हमने गलत अज्यूम कर लिया था। लिख लो फिर पी एंड एल एडजस्टमेंट टू, यहाँ पे क्या आया था बेटा अपना, पी एंड एल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, सही है क्या है? ये वाला नहीं, ये वाला, ये ऊपर वाला। पोस्टिंग कर दो इसका, टोंग राइट। बाकी ये हमने यहाँ तक की एंट्री की ना, कर लिया है। चलो अब अच्छे से ध्यान देना, ये 2 मिनट के लिए साइड में रख देना अभी। डन, आ जाओ अब ध्यान दे दो। सारा सस्पेंस अकाउंट बना लिया। कैसे बनाए सस्पेंस अकाउंट? जो भी मैंने जर्नल एंट्री पास की थी वो सारी जर्नल एंट्रीज को मैंने यहाँ पे उतार दिया। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल पूछा था एक बच्चे ने कि सर अगर आप क्वेश्चन में बैलेंस नहीं दिया है तो क्या करना? तो एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर बैलेंस नहीं दिया कि सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है ये, बरोबर है, तो ये बैलेंस सस्पेंस अकाउंट में लिखने के बाद आपका सस्पेंस टैली हो जाएगा। जिधर कम पड़ रहा है उधर लिख देना। क्या बोला मैंने? जिधर कम पड़ रहा है उधर लिख देना। यहाँ पे ये सारी एंट्रीज मैंने पोस्ट की, किधर बैलेंस कम पड़ रहा है, और ये एग्जैक्ट उतना ही बैलेंस है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। सिंपल। आकांक्षा, आपका डाउट क्लियर हुआ? पक्की बात? किसने पूछा था ये? हाँ, संजना, आकांक्षा, राइट। अव्य अग्रवाल, अगर दिया हुआ नहीं है तो वेरी गुड, आपको समझ में आया बेटा? वैसे क्वेश्चन में बैलेंस देना चाहिए कौन सा है, बट अगर नहीं दिया तो जिधर कम पड़ रहा है उधर लिख दो, किधर कम पड़ रहा है, और ये डिफरेंस बरोबर उतना ही आएगा जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है। राइट, ग्रेट। एक और अकाउंट बना लो, पी एंड एल एडजस्टमेंट। अगर बनाना है तो पूछ सकते हैं आपको, सर कैसे बनाना है? ऐसे ही जैसे सस्पेंस बनाया था। ढूंढो पी एंड एल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में, अब मैं रेड पेन से करता हूँ, पी एंड एल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय सस्पेंस। एक और अकाउंट बना लो एक्स्ट्रा, कितना है? 100। पी एंड एल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय सस्पेंस 1500। पी एंड एल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय ऑफिस फर्नीचर, कितना था बेटा? 6000। पी एंड एल अपने पी एंड एल एडजस्टमेंट इसमें तो है नहीं। पी एंड एल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय सस्पेंस कितना है बेटा? 10,000। दैट्स इट, लिख दिया सभी ने। इसके अलावा और कोई एंट्री थी क्या हमारी? नो। निकालो बैलेंस। 10 और 6 16 और एक 17, 17,500 और एक 100, 17,600। सो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2, यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन लिख लो। क्लियर? बस बना करके रख लो। हमारा जो प्रॉफिट है ये ठीक करने के बाद 17,600 का यहाँ पे जो भी डिफरेंस था, इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया बेटा? डेबिट में आया क्या? कम हो गया। बस आपको बोलेंगे एग्जाम में कि सस्पेंस और पी एंड एल एडजस्टमेंट दोनों भी बना दो। अब इसका इफेक्ट भी समझ लेते हैं प्रॉफिट के ऊपर कि क्या होने वाला है। आ जाओ 1 बाय 1 एक आइटम। अब ध्यान देना, सबसे पहला वाला क्या हुआ रे बेटा? यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट क्या था ये? बाय द वे पढ़ लो तो, रिटर्न आउटवर्ड बुक वॉज अंडर कास्ट। रिटर्न आउटवर्ड यानी क्या था? परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न गलती से कम हो गया। देखो तो यही था क्या सबसे पहला आइटम? अब यहाँ पे इन्होंने डेड डैश लिखा, आप क्या लिखोगे? परचेस रिटर्न अंडर कास्ट, परचेस रिटर्न गलती से कम हो गया।
अंडर कास्ट बोला है ना, तो हमने उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। परचेस रिटर्न गलती से कम हो गया था, तो इस कारण प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ, रुको अभी चेक कर लेते हैं। परचेस अगर बढ़ता है तो खर्चा बढ़ता है, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। परचेस रिटर्न ये क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट है, परचेस ये खर्चा है, तो परचेस रिटर्न ये मेरे लिए खर्चा कम, या गावरान भाषा में इनकम बोलूं चलेगा क्या? परचेस ये क्या है, खर्चा, तो परचेस रिटर्न अपोजिट, खर्चा कम बोल दो या इनकम बोल दो 2 मिनट के लिए, तो परचेस रिटर्न इज लाइक इनकम, बरोबर है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा ना। अरे बोलो हाँ, यस और नो, आप ये एग्री कर रहे हो क्या इससे? परचेस ये खर्चा, अगर आप ट्रेडिंग के डेबिट में लिख रहे हो तो परचेस रिटर्न कहाँ आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, मतलब लाइक इनकम। और परचेस रिटर्न गलती से, यानी इनकम गलती से कम हो गया, गलती से इनकम कम हो गया, तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, कॉमन सेंस। तो देखो डिक्रीज आए क्या, सिंस परचेस रिटर्न गलती से कम, देयरफॉर क्रेडिट साइड गलती से कम, देयरफॉर इनकम गलती से कम, देयरफॉर प्रॉफिट भी गलती से कम। हमें इन सारी गलतियों का प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ ये देखना है। वापस बोलो, हमें इन सारी गलतियों का प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ ये देखना है। डन, चलो। सो प्रॉफिट गलती से कम हो गया, हमने ठीक कर दिया। अब बताओ, प्रॉफिट गलती से कम हो गया था इस एरर की वजह से, मैंने ठीक किया तो प्रॉफिट को क्या किया होगा, मैंने ठीक किया तो प्रॉफिट को क्या किया होगा, बोलो बोलो बोलो, हाँ मुंह से निकालो आवाज, क्या किया होगा, बोलो जोर से, बढ़ाया होगा। देखो बढ़ाया क्या, चेक करो तो, बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया। प्रॉफिट, ऑल लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन, क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस बढ़ाना है तो क्रेडिट करो। देखो मैंने बढ़ा दिया, नाउ रेक्टिफाइड। प्रॉफिट गलती से कम हुआ, गलती से कम हुआ, नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर? चलो आगे बढ़ते। उसके बाद और समझ में आया क्या, क्यों P&L एडजस्टमेंट बना के बताए। वापस देखो अगली गलती क्या थी, अगली गलती बताओ। 1500 being total of discount column on the credit side of the cash book was not posted। डिस्काउंट कॉलम का जो टोटल था वो हमने पोस्ट ही नहीं किया। डिस्काउंट कॉलम का कौन सा था, रिसीप्ट, कैश बुक का क्रेडिट वाला था ना, मतलब इनकम वाला डिस्काउंट था। इनकम वाला डिस्काउंट हमने पोस्ट ही नहीं किया, यानी इनकम उतनी कम कर दी। इनकम का जो भी बैलेंस था वो पोस्ट करते तो हमारा प्रॉपर रहता ना इनकम। इनकम पोस्ट करना भूल गए, यानी इनकम गलती से कम हो गई। इनकम लिखना ही भूल गए ना, इनकम लिखना भूल गए तो इनकम कम हो गई। इनकम कम हो गई, इस गलती की वजह से इनकम कम हो गई। चलो ठीक कर देते, अब बढ़ा दूं क्या, ऑल सेट। उसके बाद और क्या हुआ है, ऐसे ही सारे रस की वजह से हमारी इनकम जो कम हुई, और यहाँ पे इनकम गलती से बढ़ गई थी तो मैंने ठीक कर दिया। ये लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये हटा देना, इन्होंने क्वेश्चन में दिया ही नहीं कि क्या चीज़ है। एक्चुअल में एक और एडजस्टमेंट देना चाहिए था क्वेश्चन में सबसे लास्ट में, उन्होंने वो दिया नहीं, और लास्ट में सिर्फ एंट्री पास करके दीजिए डायरेक्टली। सिर्फ पॉइंट कहाँ तक लेना है अपने को, ई तक। पॉइंट कहाँ तक लेना है, ई तक, ए बी सी डी। और ई वाला कौन सा है, कोई एक पॉइंट छूट रहा है क्या हमारा, चेक करना एक बार। ए बी सी डी और ई, हाँ ये ई वाला डेटा से ना, इसमें P&L एडजस्टमेंट नहीं है, एफ पॉइंट नहीं है, हाँ ए बी सी डी ई 5 ही पॉइंट है बस। डन। उसके बाद ये सिर्फ इतना कट कर देना इसको मॉड्यूल में। ये मैंने सारी इनकम ठीक कर दी, जो गलती से बढ़ाई थी और जो गलती से कम की थी, बराबर। कुछ था इसके अंदर में। सर अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको एग्जाम में इस पे जर्नल एंट्री और सस्पेंस अकाउंट पूछ लेंगे। आपको क्या पूछेंगे, जर्नल एंट्री और सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो, एनीबॉडी, पक्का एक बार बता दूं वापस, प्लीज एक बार ध्यान देना। जैसे देखो सबसे पहली स्टेज क्या है बेटा, आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है। दूसरी स्टेज, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास किया, इसके भरोसे आपको क्या बनाना है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है, पोस्टिंग है ना नॉर्मल। तीसरी स्टेज, सस्पेंस का बैलेंस कर लो,
एक तो क्वेश्चन में बैलेंस दिया रहेगा या फिर आपको बैलेंस फाइंड आउट करना होगा। जो क्वेश्चन में बैलेंस दिया है आपका एग्जैक्ट उतना ही बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए, तो आपका सम सही है, वरना गलत हो गया। पिछले पीरियड में बैलेंस था और वही तो बैलेंस हम लोग ढूंढ रहे हैं ना। वो बैलेंस अगर हमने ढूंढ लिया तो जो बैलेंस था जो हमने ढूंढा वो मैच हो जाना चाहिए, राइट। उसके बाद आपको कभी कभी इसके ऊपर ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। किसका इफेक्ट? एरर्स का। देखो दो चीज होती है, एक बार ध्यान देना, मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, चेक करता हूं आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ध्यान देना। फर्नीचर परचेस किया था, गलती से परचेस में लिख दिया 10,000 रुपये। बोलो ये जो एरर हुआ इसके रेक्टिफिकेशन का प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा? और ये आपका गलत जवाब। फर्नीचर परचेस किया था, गलती से मैंने परचेस में लिख दिया। क्या लिखना चाहिए था? फर्नीचर में डेबिट लिखना चाहिए था, गलती से कहाँ लिख दिया? परचेस में। जो भी अमाउंट लेना है। मैंने आपको सवाल पूछा इस एरर के रेक्टिफिकेशन का, आपने घाई कर दी। प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा? एरर का प्रॉफिट पे इम्पैक्ट होगा जो आपने बोला वो, लेकिन एरर के रेक्टिफिकेशन का जो मैं बता रहा हूँ वो। आपने इसका जवाब दिया, मैंने आपको ये पूछा था। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे क्या हुआ है? फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर की जगह मैंने गलती से कहाँ पे लिख दिया? परचेस में। फर्नीचर की जगह परचेस में लिख दिया, मतलब मैंने खर्चे वाली साइड बढ़ा दी। बरोबर है क्या? ये ध्यान देना मुन्ना, फर्नीचर की जगह मैंने कहाँ लिख दिया? परचेस में। परचेस कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग के डेबिट में। यानी खर्चा बढ़ा दिया। क्या खर्चा बढ़ा दिया? तो प्रॉफिट कम। तो अभी आपने जो जवाब दिया था ना, प्रॉफिट कम हो गया, वो जवाब सही था, लेकिन इस चीज का था। मैंने ये पूछा ही नहीं। मैंने सवाल क्या पूछा? इस एरर के रेक्टिफिकेशन का प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा। सुनना जरा, इस एरर की वजह से प्रॉफिट कम हुआ जो आपने बोला वो, लेकिन मैंने सवाल ही नहीं पूछा। मैंने पूछा ये एरर के रेक्टिफिकेशन की वजह से प्रॉफिट का क्या होगा। समझ में आया क्या? सो दो अलग अलग बातें। एरर की वजह से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होता है, ये अलग सवाल, अलग। बराबर है। सो एरर की वजह से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट हुआ, ये अलग सवाल। और उस एरर का जब हम लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा, ये अलग सवाल। ये बात समझ में है क्या मुन्ना आपको? हेलो, ये लिख लो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मारवाड़ी, गुजराती, उर्दू, जो भी आपकी लैंग्वेज है। बरोबर। सो आपने इसका जवाब दिया था जो कि सही था, लेकिन अगर मैं ये पूछता तो एरर की वजह से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट हुआ, सो बिकॉज ऑफ एरर प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन मैंने सवाल क्या पूछा? उस एरर के रेक्टिफिकेशन की वजह से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा। सो बिकॉज ऑफ रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और दोनों का इंपैक्ट क्या हुआ? क्यूमुलेटिव। अब बोलो, कुछ नहीं होगा। एक की वजह से कम हुआ, दूसरे की वजह से बढ़ा। क्यूमुलेटिव इंपैक्ट जीरो। सवाल क्या पूछा था मैंने? रेक्टिफिकेशन की वजह से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा। क्लियर है ना? डीप था, लिख लो। और मैडम आपने 2 दिन लेक्चर देखे पुराने, बेसिक समझ में आया? पक्का? हेडफोन लगा के एकदम अच्छे से? ठीक है। बेटा आपको समझ में आया पक्का? इधर में कोई चीज़ में डाउट? पक्का इधर क्लियर? कोई चीज़ में कोई जगह दिक्कत है प्लीज़ वापस पूछो, मैं वापस एक्सप्लेन, ये आएगा हाँ एग्जाम में। एनीबॉडी कोई पॉइंट में डाउट? सर ये पॉइंट वापस बताओ, सर आपने कैसे किया। हाँ पीछे बेटा बोल, तेरे को तू कब आया ज्वाइन किया? बेसिक किया तूने इसके पहले का? पूरा किया हुआ है? डाउट है कि नहीं है? घर पे रिवाइज कर रहे हो? हाँ बोल। नहीं, फर्क पड़ेगा। अगेन डबल साइड में अगर एक अकाउंट रियल है और एक नॉमिनल है तो फर्क पड़ेगा।
समझ में आ रहा है क्या? हाँ बोल बेटा, तेरे को जो भी डाउट है निकालना। जरूरी नहीं कि यही किताब से, देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ मॉड्यूल के सम ले रहा हूँ, जो कि बाप है। आपको ब्रह्मांड की और कोई किताब में इससे ज़्यादा सम नहीं दिखेंगे, इसमें सबका वर्ड है। बट हो सकता है कभी कभार बच्चों का मन चंचल होता है, कोई दूसरी किताब, कोई दूसरे टीचर की नोट्स कहीं कुछ और देख लिया, वो भी डाउट मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है? हाँ बेटा, इधर तेरे को है ना, पक्का पीछे मुन्ना, क्लियर है? हाँ, जो बच्चा रेगुलर आ रहा है पहले दिन से, या फिर अगर रेगुलर नहीं है अभी अभी ज्वाइन किया लेकिन बेसिक देख लिया पूरा, तो उस बच्चे को डाउट है तो पूछो। हाँ, जिस बच्चे का बेसिक हुआ ही नहीं तो डेफिनेटली आपको डाउट आएगा। फिर आपको ये सवाल पूछना गलत हो जाएगा कि आपको डाउट है क्या। फिर आपको पहले पुराना बैकलॉग जो है बाकी वो देखना होगा, राइट? जो भी बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन जीडीपीडी, ठीक है, जैसे भी देख रहा है, क्लियर? चलो आगे, पक्का? नेक्स्ट, सस्पेंस के लिए समझ में आया नहीं करना क्या है बेटा? सस्पेंस के लिए अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है कि पुराना वाला बैलेंस कौन सा है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए बेटा? द बैलेंसिंग फिगर सस्पेंस में जिधर आ रहा उधर वो लिख देंगे, और वो लिखने के बाद बरोबर मैच हो जाएगा। तो समझ जाना आपका सम सही जा रहा है। ऑल सेट? क्वेश्चन नंबर 34, द ट्रायल बैलेंस ऑफ द कंसर्न हैज अग्रीड बट द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर डिस्कवर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। बोलो कौन सी केस है? ए बी सी? सी, आफ्टर फाइनल अकाउंट यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब ये सी केस है, आफ्टर फाइनल अकाउंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है? नो एडजस्टमेंट एंट्री वॉज पास्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ 2000 रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट जो था उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं किया। भाई द वे आप बता दो क्या पास करना चाहिए था, तुम बताओ। आउटस्टैंडिंग रेंट के लिए एंट्री क्या पास करते हैं? देखो एंट्री तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपको ये याद होगा, P&L डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे रेंट है समझ लो 12,000, और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। तो आप क्या करते हो, इसके दो इफेक्ट कहाँ देते हो? पहला, इस रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में आप ऐड कर देते हो, यानी कितना? 14। और दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट के असेट साइड में, सॉरी लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, ये दो इफेक्ट जाते हैं। सही बोला मैंने? आउटस्टैंडिंग रेंट के दो इफेक्ट। अभी आउटस्टैंडिंग रेंट का इन्होंने एडजस्टमेंट ही नहीं किया। P&L के डेबिट में एक आइटम लिखना चाहिए था बट नहीं लिखा। डेबिट में लिखना चाहिए था ना, P&L के डेबिट में ऐड करना चाहिए था, P&L के डेबिट में ऐड करना चाहिए था, छोड़ो ना, खर्चे में ऐड करना चाहिए था, छोड़ो ना, खर्चा बढ़ाना चाहिए था, बट इन्होंने खर्चा नहीं बढ़ाया। खर्चा नहीं बढ़ाया यानी खर्चा कम दिखाया, यानी प्रॉफिट गलती से बढ़ा दिया। डैन डैन, गलती से बढ़ा दिया। सही है क्या? ये बात समझ में आई? अरे कुछ नहीं है, गावरान भाषा में एक्सपेंस साइड का कोई तो एक आइटम लिखना भूल गए। अब तुम बताओ, खर्चा लिखना भूल गए तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं गलती से? बस वही हुआ है, लिखा। आपको पूछा क्या है यहाँ पे? आपको कोई एंट्री नहीं पास करनी बोली, आपको बस बोला है इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। जो पिछले क्वेश्चन में था ना, वही सेम चीज वापस रिपीट है। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे। बताओ तो जरा। नेक्स्ट, ये समझ में आया सभी को? पहला वाला पॉइंट वापस बताता हूँ। प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट हमने कैसे निकाला? आउटस्टैंडिंग रेंट का पोस्टिंग नहीं किया, एडजस्टमेंट नहीं किया, मतलब क्या हुआ है? एक्सपेंस साइड में एक आइटम लिखना भूल गए, खर्चा लिखना ही भूल गए। खर्चा लिखना चाहिए था बट खर्चा लिखना भूल गए। अब खर्चा लिखा ही नहीं तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। खर्चा लिख देते थे तो प्रॉफिट, खर्चे की वजह से प्रॉफिट कम होता है ना। एक एक्सपेंस की एंट्री भूल गए। अब एक्सपेंस की एंट्री, एक्सपेंस किया लेकिन एंट्री करना भूल गए, तो यहाँ पे बेटा प्रॉफिट आपका गलती से बढ़ जाएगा। बरोबर? दूसरा इफेक्ट कहाँ गया रे बेटा इसका? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी बढ़ जाएगी क्या? यस और नो? क्लियर? मुझे सारे सबके प्रॉफिट का इम्पैक्ट बता दो वन बाय वन। लाइबिलिटी साइड का फिर मैं बताता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से। बोलो वन बाय वन, एक एक चीज लिखो। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी नोट्स में है। हेलो, लिखना है सभी ने। 34 जहां तक आपने सॉल्व किया था, अभी आपने इसके पहले का 33 सॉल्व किया ना, तो लिखो 34 और मुझे एक एक का इंपैक्ट लिख करके बताओ। दूसरे में लिखा है परचेज बुक ओवरकास्ट, परचेज बुक गलती से बढ़ा दिया।
यानी गलती से खर्चा बढ़ा दिया, गलती से खर्चा बढ़ा दिया तो प्रॉफिट कम हो गया, अंडरस्टेटेड। कौन सा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कम तो ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाके मरता है? पी एंड एल के क्रेडिट में, तो नेट प्रॉफिट भी कम। वो लिखा है क्या इन्होंने? अल्सो नेट प्रॉफिट भी। सो यहाँ पे प्रॉफिट गलती से कम कर दिया। ये किसका इम्पैक्ट है? ये एरर का इम्पैक्ट है, एरर्स इफेक्ट। ये रेक्टिफिकेशन का इम्पैक्ट नहीं है, ये गलतियों का इम्पैक्ट है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, गलती की वजह से प्रॉफिट का क्या हुआ ये अलग सवाल, और उस गलती को सुधारने की वजह से प्रॉफिट का क्या हुआ ये अलग सवाल। यहां पे क्या पूछा है? गलतियों की वजह से प्रॉफिट का क्या हुआ, राइट? डन। आज कौन सा वार है रे? डन। सो यहां पे गलती से प्रॉफिट कम हो गया, यहां पे भी गलती से प्रॉफिट कम हो गया दूसरे में। तीसरा देखो, यहां पे प्रॉफिट कम, यहां पे प्रॉफिट कम। 4000 डिप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अरे रे 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 रे, पहले वाले में गलती से बढ़ा था। हाँ, तीसरा वाला डिप्रिसिएशन का एंट्री लिखना भूल गए। डिप्रिसिएशन क्या है? खर्चा, खर्चा लिखना ही भूल गए। लाइक पहला वाला आइटम, खर्चा लिखना भूल गए तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लिख दो, प्रॉफिट गलती से बढ़ गया। ये किसका इंपैक्ट दिख रहा है बेटा हम लोग? एरर का, इफेक्ट ऑफ एरर ऑन प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट। 600 पेड फॉर परचेस ऑफ स्टेशनरी हैज बीन डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। बोलो बेटा, स्टेशनरी परचेस किया, गलती से इन गधों ने कहां लिख दिया? परचेस में। स्टेशनरी क्या है? ये खर्चा है। परचेस भी क्या है? ट्रेडिंग के डेबिट में लिख रहे खर्चा है। एक खर्चे की जगह गलती से दूसरे खर्चे में डेबिट किया, अरे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, कुछ। अरे कहां से लॉस, काय का प्रॉफिट? दोनों खर्चे ही है। अरे एक बच्चे को समझ नहीं आया बेचारे को, ध्यान दे। हाँ, ध्यान तो दो। ग्रॉस प्रॉफिट का भी अल्टीमेटली इंपैक्ट कहां जाएगा? नेट प्रॉफिट पे। ये ले, मैं तेरी उलझन को दूर किए देता हूं। हैप्पी? ट्रेडिंग पी एंड एल दोनों एक साथ बना लिया, बरोबर है। अब यहां पे ये एक्सपेंस नंबर 1 था, ये एक्सपेंस नंबर 2 था। इसका नाम स्टेशनरी है, इसका नाम परचेस है। ये आपका इनकम था 100 रुपए का। यहाँ पे लिखना चाहिए था खर्चा, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए था खर्चा था, बट ये नहीं लिखा। कहाँ लिख दिया? यहाँ पे, जो कि गलत हो गया। बोल, ये लिख दिया ना यहाँ पे, कर दिया। ये करना चाहिए था। बोल, जीपी कितना आया? 80। जीपी कितना आया? 80। अल्टीमेटली कितना आया नेट प्रॉफिट? 80। ये तो लिखा ही नहीं ना। अगर ये सही भी करते तो क्या होता? यही होता क्या? एक्सपेंस 1 यानी परचेस ना, यहां तो कुछ लिखा ही नहीं। सही करते तो क्या होता? स्टेशनरी था ने। जीपी 100, जीपी 100। अगेन प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ उसकी बात चल रही है हमारी। प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट। क्या हुआ इंपैक्ट? नो इंपैक्ट। लिख दो। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जो बच्चा बोल रहा था बेचारा, लो, ग्रॉस प्रॉफिट इस केस में ज़्यादा दिख रहा है, सॉरी कम दिख रहा है, यहाँ पे ज़्यादा है। बट हमें इंपैक्ट किसका पूछा है? प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट का नहीं। लिख लो, सो नो इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। नेक्स्ट, सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट। सेल्स गलती से बढ़ा दिया, इनकम बढ़ा दिया, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 5000 रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक डेट हैड बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। डूबा हुआ पैसा वापस आया, बरोबर है क्या? डूबा हुआ है कि बुक डेट है? बुक डेट है, डेटर से पैसा आया।
किससे पैसा आया? एक है, क्या हुआ? एक सेकंड, आराम से आराम से जा रहे, आजा आजा, आना आना, इधर से आजा, इसको उठा ले एक बार। ए आओ बेटा, एक बार हेल्प करो थोड़ी। बच्चों एक सेकेंड, हाँ ओके, आजा, देखो थोड़ी जरा ध्यान देना, आजा बेटा। क्या वो गया क्या नीचे लड़का? खिला के आएगा, खिला के आएगा आज से। सो एक सीख क्या मिली आज? जो बच्चे को पता नहीं हम बता देते। अभी चलती क्लास में एक बच्ची गिर गई थी, तबीयत खराब थी, मेडिसिन ली और नाश्ता नहीं किया। सो क्या सीखा आपने? मेडिसिन के पहले नाश्ता करना चाहिए। ये सर नो, बहुत काम की सीख मिली है बेटा आपको। चलो आ जाओ, ध्यान देना। सो नेक्स्ट आगे क्या दिया है? कहाँ तक हमने देख लिया था बेटा? प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट बढ़ा, नो इम्पैक्ट, प्रॉफिट बढ़ा। और लास्ट वाला 5000 रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक डेट हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सेल्स। बच्चों ये बुक डेट है, बैड डेट नहीं है। ये क्या है? बुक डेट, बैड डेट नहीं है। सुबह सुबह नींद में इंसान बैड डेट पढ़ लेता है। क्या है ये? बुक डेट। बुक डेट को हिंदी में क्या बोलते रे मुन्ना? जिनसे पैसे लेना है, टेक्निकली डेटर। डेटर से पैसे आए, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर करना था, इस गधे ने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल कर दिया। गलती से इनकम बढ़ा दिया क्या? यानी गलती से प्रॉफिट। सो इस गलती की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया, खेल खत्म। देखो चेक करो एक बार, बढ़ा कम, बढ़ा नो इफेक्ट, बढ़ा बढ़ा कम, बढ़ा बढ़ा कम, बढ़ा नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, बढ़ा 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 बढ़ा। बराबर है क्या? यस और नो? अब जहां जहां प्रॉफिट बढ़ा, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दे अभी, जहां जहां प्रॉफिट बढ़ा उसका बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट होगा और कौन से आइटम पे होगा? थोड़ा सा बचपन की यादें ताज़ा करते हैं, आ जाओ। प्रॉफिट कहाँ जाके ऐड होता है, कहाँ जाके मरता है बैलेंस शीट में? हाँ बेटा एकदम ठीक है वो बच्ची अभी। बैलेंस शीट प्रॉफिट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल में। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो कैपिटल कम हो जाए। प्रॉफिट नहीं हुआ मतलब लॉस हुआ तो कैपिटल कम होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, कैपिटल पे भी नो इम्पैक्ट। सो प्रॉफिट बढ़ता है तो कैपिटल भी बढ़ेगा, प्रॉफिट कम तो कैपिटल भी कम, प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं तो कैपिटल पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं। सही बोल रहा हूँ? हर कोई एग्री कर रहा है इससे? बराबर। सो प्रॉफिट बढ़ा, ये तो था पहला आंसर। दूसरा, इसकी वजह से कैपिटल भी बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ा, जी सर। प्रॉफिट कम हुआ, कैपिटल भी कम हो जाएगा। प्रॉफिट बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ जाएगा। नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट बढ़ा तो कैपिटल भी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ा तो कैपिटल भी बढ़ जाएगा, खेल खत्म। ये इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। कुछ था इस क्वेश्चन में? फुद्दू क्वेश्चन है एकदम, पक्की बात, क्लियर है? ऑल सेट, डन। ये एडजस्टमेंट एंट्री बोल के डरा रहे आपको, लेकिन ये डेप्रिसिएशन की एंट्री है। हमने पढ़ा था, याद आ रहा होगा तो, डेप्रिसिएशन इज कंपल्सरी। याद आया? एडजस्टमेंट किसने बोला? पहले बोलता था AS 6, अब बोल रहा है AS 10, राइट? क्लियर? आ जा बेटा, ध्यान देना, सुन तेरे लिए खास वापस ध्यान दे बेटा। बेटा अब गलती की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया था क्या? प्रॉफिट का इंपैक्ट कहां जाता है? प्रॉफिट कहां ऐड होता है आखिरी में? कैपिटल में। सो प्रॉफिट बढ़ा तो कैपिटल भी बढ़ा। प्रॉफिट गलती से कम हो गया तो कैपिटल भी कम हो गया। प्रॉफिट गलती से बढ़ा तो कैपिटल भी बढ़ गया। प्रॉफिट पे नो इम्पैक्ट तो कैपिटल पे भी नो इम्पैक्ट। प्रॉफिट बढ़ा तो कैपिटल बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा तो कैपिटल बढ़ा। बस यही है, ये प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट और ये बैलेंस शीट में उसका कैपिटल के ऊपर। यहाँ पे कैपिटल और मशीनरी दोनों पे आ गया। सर ये मशीन पे क्यों आया? कौन सा वाला पॉइंट है देखो तो, 4000 डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी हैज़ बीन ओमिटेड।
इसका इम्पैक्ट मशीन पे भी आया। सर कैसे? देखो ज़रा ध्यान देना, डेप्रिसिएशन की पूरी एंट्री, फुल एंट्री ओमिटेड। बताओ तो डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होता है? मशीन कम होती है इफ चार्ज, यस, और प्रॉफिट भी कम होता है इफ नॉट चार्ज। डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया तो मशीन बढ़ जाएगी और प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ गया तो कैपिटल भी बढ़ जाएगा। बेटा वापस ध्यान दे, अच्छे से सुन, प्लीज़ ध्यान देना। डेप्रिसिएशन का एक एंट्री छूट गया है पूरा। अगर डेप्रिसिएशन का एंट्री में कर देता, इफ डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन चार्ज, तो क्या होता? डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो मशीन कम होती ना, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ मशीन, रिडक्शन इन मशीन। अगर चार्ज करता तो मशीन कम हो जाती और प्रॉफिट भी कम हो जाता। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, इसीलिए मशीन ज़्यादा दिख रही है। डेप्रिसिएशन की वजह से मशीन कम होती है, लेकिन चार्ज करना ही भूल गए तो मशीन जितनी दिखना चाहिए उससे ज़्यादा दिख रही है, ओवरस्टेट हो गई, मशीन ज़्यादा दिख रही है। डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो प्रॉफिट कम हो जाता, नहीं चार्ज किया तो प्रॉफिट बढ़ गया। और प्रॉफिट जा कहाँ पे ऐड होता है? कैपिटल में। तो कैपिटल भी, प्रॉफिट गलती से बढ़ गया तो कैपिटल भी बढ़ गया। बरोबर है? क्लियर है? और जहाँ जहाँ प्रॉफिट बढ़ा वहाँ वहाँ देखो कैपिटल भी बढ़ा, जहाँ जहाँ प्रॉफिट कम हुआ देखो कैपिटल कम हुआ। क्योंकि प्रॉफिट कहाँ पे ऐड होता है? कैपिटल में। प्रॉफिट ज़्यादा कैपिटल ज़्यादा, प्रॉफिट कम कैपिटल कम। क्लियर? सेम ये मशीन का है, 4000 का। मशीन गलती से ज़्यादा दिख रही है और कैपिटल भी ज़्यादा और प्रॉफिट भी ज़्यादा। बराबर है क्या? डेप्रिसिएशन का एंट्री पास करना ही भूल गए, एक्सपेंस का एंट्री भूल गए तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। कौन सा एंट्री था? डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन मशीन को कम करने वाला था, नहीं पास किया, बढ़ा दिया मशीन को। बराबर? यहाँ पे और कहाँ था बेटा? नेक्स्ट अपना अगला कौन सा था? प्रॉफिट बढ़ा, कैपिटल बढ़ा। प्रॉफिट का नो इम्पैक्ट, कैपिटल के ऊपर भी नो इम्पैक्ट। प्रॉफिट बढ़ा, कैपिटल बढ़ा। डन। आ जाओ, कुछ क्वेश्चन मुझे आप सॉल्व करके बताओगे। क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़ो, ये क्या लिखा है ये बताओ तो करो ना। सेल्फ एग्जामिनेशन। एक बच्चे ने बोला सर एफ वाली एंट्री वापस बता दो। जी हाँ, एफ में क्या लिखा है देख, तू ध्यान दे रहे बेटा, तेरे लिए खास वापस देखना एफ वाली एंट्री। और बाकी आप लोग सेल्फ वाले क्वेश्चन करो, और तेरे लिए भी है बेटा। ओ हेलो, हाँ, पॉइंट एफ, 5000 रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक डेट। 5000 क्या मिला है? बुक डेट। बैड डेट नहीं, बुक डेट, यानी डेटर से पैसा आया। अब डेटर से पैसा तो आ गया, बट उस गधे ने गलती से कहां क्रेडिट कर दिया? सेल में। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर लिखना चाहिए था, उसने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। गलती से इनकम बढ़ा दिया क्या? टू डेटर लिखना चाहिए था, ये तो पर्सनल अकाउंट है, उसने टू नॉमिनल अकाउंट कर दिया, इनकम को बढ़ा दिया, सेल दिखा दिया गलती से, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्या? और प्रॉफिट बढ़ गया तो कैपिटल भी बढ़ जाएगा क्या? खेल खत्म। अच्छा, इस सेल में दिखाया इन्होंने गलती से, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा क्या? सेल कहाँ होता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। समझ में आया बेटा? पक्की बात? हेलो, हाय, इधर इधर, चलो आगे। और कोई बेटा? एनीबॉडी? सो सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चन जवाब देना बेटा सभी ने। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड है। 1 2, ग्रेट। चल मैं 1 पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। द फॉलोइंग अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। किसका क्रेडिट बैलेंस है? प्लांट एंड इक्विपमेंट असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस। परचेस का डेबिट बैलेंस होता है उल्टा, परचेस रिटर्न का क्रेडिट, परचेस का डेबिट। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। ऑल एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। मुझे क्या लगा वो बच्ची का 2 दिन पहले ही आई, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। 2 दिन पहले आए तो कैसे समझेगा यार, मतलब कॉमन सेंस ना।
और वो जब मुझे बोली कि उसने 2 दिन में सारे लेक्चर देख लिए, 20 लेक्चर, तो फिर मुझे आई डाउट कि उसको समझा कि नहीं। तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि बेचारी को समझ भी नहीं आया इसलिए गिर गई। फिर बाद में जब उसने बोला तबीयत खराब थी और दवा अब नाश्ता नहीं किया, तब मेरे को थोड़ा सा कहने की अंदर के एक टीचर को फील हुआ, हाँ जम गया, तबीयत के कारण गिरी। मैंने अपने आप को समझाया। नहीं तो होता है कभी कभी बच्चों के साथ, है ना। हाँ, अगर वो पहले दिन से आती और फिर समझ में नहीं आता तो मेरे लिए टेंशन वाली बात रहती, क्योंकि ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है कि कोई बच्चा स्टार्टिंग से बेसिक से अटेंड कर रहा है और उसको रेक्टिफिकेशन में प्रॉब्लम आए, है ना। ये तो वर्स्ट चीज़ रहेगी लाइफ की। तो जैसे उसने बोला कि 2 दिन पहले आई, वो तबीयत खराब थी, तो फिर थोड़ा सा मुझे वो जो रीज़न मैं सोच रहा था वो रीज़न नहीं था, इसके लिए थोड़ा सा फील गुड हुआ। लेकिन वो बेचारी की तबीयत खराब है, इसके लिए अगेन वो बैड तो लग ही रहा है, बट वो कारण नहीं था जो मैं सोच रहा था। इंसान टेंशन में आ जाते भैया। पर अगर किसी बच्चे का छूटा है ना बैकलॉग, तो बेटा आपके पास ऑप्शन नहीं है वो बैकलॉग देखने के अलावा, वो आपको देखना ही पड़ेगा। हाँ, मैं रिवाइज ज़रूर करवा दूंगा, लेकिन रिवीजन क्या होगा? जो 10 घंटे में पढ़ा वो 1 घंटे में। समझ में आया क्या? रिवीजन कैसे होगा? जो 10 घंटे में पढ़ा वो 1 घंटे में। आ जाओ नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट दैट बिजनेस अज्यूम टू एग्जिस्ट फॉर इंडेफिनेट पीरियड गोइंग कंसर्न, द आउटफ्लो ऑफ द फंड्स टू अक्वायर एन एसेट दैट विल बेनिफिट द बिजनेस फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट बिजनेस को मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नीड टू बी कैपिटलाइज इन द वैल्यू ऑफ दैट रिस्पेक्टिव असेट, राइट। देखा, which of the following purpose is served from the preparation of trial balance? We can check the arithmetical accuracy or we can identify the clerical errors. हम लोग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं और क्लरिकल एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो कौन सा ऑप्शन है, टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, टू असर्टेन द बैलेंस ऑफ एनी लेजर, नो, टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, यस ये तो है। टू असर्टेन द बैलेंस ऑफ एनी लेजर, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पहला वाला तो है। तो यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू ऑल ऑफ दी अबव आना चाहिए, यस और नो, तो टिक करो मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर ऑल ऑफ दी अबव टिक नहीं कर सकते थे तो दूसरा चांस किसको देते? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को। सर फाइनल अकाउंट कैसे? ट्रायल बैलेंस से तो फाइनल अकाउंट बनाते हो ना आप लोग, मदद मिलती है ना आपको, बचपन से देखते आ रहे। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन, फाइनल अकाउंट वाले क्वेश्चन में क्या दिया रहता था आपको? ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की मदद से आप क्या बनाते थे? फाइनल अकाउंट, यस और नो। उसके बाद सर वैसे तो बगैर ट्रायल बैलेंस के भी फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। हाँ बेटा, वैसे तो बगैर जर्नल एंट्री के भी लेजर बना सकते हैं। समझ बनाने में क्या है, बगैर एंट्री के लेजर बनाते हैं कि नहीं? सर कैसे बनाएंगे हम लोग अगले टॉपिक में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखना, बगैर एंट्री के डायरेक्ट लेजर, है ना। बनाने के लिए क्या है, डायरेक्टली ट्रांजेक्शन पढ़ के बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट में बनाया ना आपने, ट्रांजेक्शन पढ़ती डायरेक्ट इक्वेशन लिखा ना, वो इक्वेशन और कुछ नहीं है, बैलेंस शीट ही तो है। आ जाओ, डन। सो फोर्थ में मोस्ट अप्रोप्रिएट लिखना, पीछे कुछ भी आंसर हो उसको चूल्हे में डालो और जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। द अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द वॉर्न आउट पार्ट ऑफ द मशीनरी, रेवेन्यू एक्सपेंस। नो, रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट रेवेन्यू एक्सपेंस है, कैपिटल नहीं। ध्यान देना, असेट यूज कर रहा हूँ, प्लांट खराब हो गया, परफॉर्मेंस डाउन, सॉरी पार्ट खराब हो गया, परफॉर्मेंस डाउन, उस पार्ट को रिप्लेस किया तो परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल पे आता है या नॉर्मल से ऊपर जाता है? नॉर्मल से ऊपर जाता तो मैं बोलता कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट नॉर्मल लेवल पे आ रहा है मतलब क्या है? रेवेन्यू। ऑलरेडी असेट में वो पार्ट था ही नहीं, अब वो नया पार्ट लेके आया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, क्लियर है। बट एक और बात बताओ क्या, अब आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान देना, होशियार बच्चा लिख के रख लेता है। जैसे असेट में कोई पार्ट था ही नहीं, अब नया पार्ट लाया, बोलो जवाब कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप लोग बिल्कुल सही हो, थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। असेट थी 10 लाख की, वो पार्ट था 1000 रुपये का, अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू? अब रेवेन्यू। सर ये कैसे? आपने बोला असेट में कोई एक पार्ट था ही नहीं, एक मैंने बाइक परचेस किया था 5 लाख रुपए की, उसमें सिर्फ किक स्टार्ट था, उसमें सेल्फ स्टार्ट का बटन था ही नहीं, सेल्फ स्टार्ट का बटन था ही नहीं, अब मैंने लगाया सेल्फ स्टार्ट का बटन, बस इतना ही आपको डेटा दिया है, तो आप क्या बोलोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर।
जैसी आपको अमाउंट बता दी, 5 लाख की बाइक थी और 500 रुपए का बटन है, आप क्या बोलोगे? भले ही थेरियोटिकली ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट प्रैक्टिकली इसको क्या ट्रीट करेंगे? रेवेन्यू। आंसर में भी क्या टिक करेंगे? रेवेन्यू। लॉजिक क्या है इसके पीछे का? एक वर्ड में मैंने बताया था। वेरी गुड। किधर था रे सिंघम? तो बिल्कुल सही बोला, एक ही बच्चे को याद आ रहा है, ऐसा क्यों? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अमाउंट इमटेरियल है ना। अरे 5 लाख की बाइक के पीछे 500 का खर्चा किया तो क्या उसको कैपिटल बोलोगे क्या? कहीं ना कहीं आपको मटेरियलिटी को भी तो इज्जत देना होगा ना अकाउंटिंग करते वक्त, राइट? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, दगलू सेठ मंदिर का बांधकाम चल रहा है, बिल्डिंग फंड के लिए लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। मैं उनके पास गया, मतलब सर मुझे बिल्डिंग के लिए पैसा डोनेट करना है। चश्मा पहन के मस्त रेबन का, गोल्डन कलर का, ब्लैक गोल्डन फ्रेम और ब्लैक चश्मा, वाइट शूट्स, वाइट शर्ट, वाइट पैंट, वाइट फॉर्चूनर से निकल के, गले में सोने की जाड़ी जाड़ी चेन, हाथ में सोने के कड़े, गोल्डन कलर की राड़ों की घड़ी। तो उसको लगा भैया बहुत बड़ा आदमी, बहुत पैसे देगा। मैंने जेब से 100 रुपये निकाले और बोला सर ये बिल्डिंग के लिए, ये बिल्डिंग के लिए यूज़ करना। उसने बोला हाँ ओके जाओ जाओ। अब बताओ, वो मंदिर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 100 रुपये भले ही मैंने स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए, थेरियोटिकली जब तक आपको अमाउंट पता नहीं थे तब तक वो मंदिर के लिए कैपिटल रिसीट थी। और मेरे लिए छोड़ो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दो, मंदिर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। कैपिटल रिसीट थी, कैपिटल आइटम था। जैसे ही मैंने बोला 100 रुपये, वो बन गया रेवेन्यू, मटेरियलिटी की वजह से। यस और नो? कुछ बात समझ में आई? कैपिटल और रेवेन्यू का क्लियर कट डेफिनेशन इस ब्रह्मांड में अभी तक आया नहीं। आपको केस टू केस देख करके उसे समझना होगा। क्लियर? पक्की बात? वेरी गुड। आजा, चल जवाब दे अब तू। बहुत अच्छा काम कर गया है तू, नोबल वर्क। क्वेश्चन नंबर देखो, ये इसमें का 6 पढ़ बेटा, ध्यान दे, स्क्रीन पे देखना। सुक्कू परचेज अ मशीनरी ऑन 1st of July फॉर 8,90,000। सुक्कू ने एक मशीनरी परचेज किया फॉर 890 एंड फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 25 and 15, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 40, सैल्वेज वैल्यू आफ्टर 5 years 50, यूज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। बोलो बेटा, जैसे ही बोल दिया डिप्रिसिएशन निकालो, जैसे ही बोल दिया स्ट्रेट लाइन मेथड निकालो, और मैंने देखा हे क्वेश्चन बता क्या रेट दिया है कि नहीं दिया है? बोलो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है ना? रेट नहीं दिया है तो कौन सा फॉर्मूला? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, राइट? चलो आ जाओ। कॉस्ट कितनी असेट की? असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक ऑल नेसेसरी एक्सपेंस विल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ असेट। 890 प्लस लाने के लिए नेसेसरी खर्चा था 25 और 15, ट्रांजिट वाला इंश्योरेंस है। असेट फिट करने के बाद वाला इंश्योरेंस होता तो रेवेन्यू एक्सपेंस होता। असेट को लेकर आने के लिए ट्रांजिट वाला इंश्योरेंस दिया तो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। सो 890 प्लस 25 प्लस 15 यानी कितना हो गया? 890 प्लस 25 प्लस 15, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 40। बोलो कॉस्ट कितनी हो गई टोटल? 9 लाख। 890 और 40 9,70,000। स्क्रैप वैल्यू 40,000। 50,000 है क्या? ओके 50,000। चलो आगे, ये ले लिया। डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years। बताओ 1 लाख बरोबर। नेक्स्ट, परचेज कॉस्ट ऑफ मशीनरी 720। डिप्रिसिएशन कौन सा बचा है? स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर 3rd year। की फर्क पड़ता है? स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 3rd year का बोलो कि 1st year का बोलो, हर साल अमाउंट तो सेम ही रहेगा ना। सो असेट का कॉस्ट 720, कैरेज इनवर्ड 15, ट्रांजिट इंश्योरेंस 8, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 25, वर्कशॉप रेंट। ये कौन सा वर्कशॉप रेंट है? जिस वर्कशॉप में मशीन फिट कर रहे शायद वो वर्कशॉप का रेंट है, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंस है। आगे सैलवेज वैल्यू 50। सो कॉस्ट बता दो। कॉस्ट असेट का कॉस्ट 720 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 25, 7 35 और 8 45, 25 7 70 बराबर है क्या? 7 70। कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ
770 सही है क्या? चेक करो। अरे कुछ बोल ही नहीं रहा कोई। 7 20 15 7 35 60 7 45 और 25 7 70 ना। सात 45 7 65 5 7 70 कॉस्ट आ रही ना। 15 33 है क्या है? अच्छा 768। आप लोगों के पास तो कैलकुलेटर भी है, काश मेरे पास भी होता। आप कितने लकी हो। 768 माइनस सैलवेज वैल्यू बता। 50,000 बता दो कितना आ रहा है? 8। वेरी गुड। हर साल सेम रहेगा क्या? फर्स्ट ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सेकेंड ईयर हो? कब लिया ये असेट? ये देखो असेट कब लिया, कुछ देखा है क्या हमने? ये एसेट लिया नहीं ना। ऊपर वाले में एसेट कब लिया? मैंने कहीं तो तारीख पड़ी थी यार, एसेट खरीदा उसकी। ऊपर वाले में 1 जुलाई को खरीदा है। ओके, और ये ईयर एंड कब है? 31 मार्च। तो ये सब सही है। ये कितने महीने के लिए है? 12 महीने के लिए। और ये जुलाई से मार्च कितना होता है? 9 महीना। सो 9 मंथ के लिए कितना? वही बोलूँ, कहीं तो मैंने तारीख पढ़ा है। 9 मंथ का कितना? बस इतना एक एडिशनल वर्किंग लिख लो। Since asset purchase on 1st of July, therefore depreciation कितना आएगा? 184 upon 12 into 9। लिखा बेटा कितना आया? 1,138। सो फोर्थ ऑप्शन दे रहा है, दुरुस्त है। चलो आगे। नीचे वाले में तारीख कितनी है क्या? नहीं है ना कुछ? टिक कर दो। 89,750 पर एनम। ऊपर वाले में क्या किया? तारीख दिया हुआ था, ये देखना जरूरी है। और ईयर एंड कब हो रहा है बेटा? 31 मार्च। तो 1 जुलाई से 31 मार्च होते हैं 9 महीने। और ये जो डिप्रिसिएशन निकाला ये 12 महीने का है। 12 महीने का इतना, तो 9 महीने का कितना? 184 अपॉन। वर्कशॉप रेंट क्यों नहीं ऐड किया? तूने एक बाइक परचेस किया, बराबर है, 5 लाख की। और वो बाइक को तू खड़ी करने के लिए गोडाउन भाड़े से लिया। और वो गोडाउन का भाड़ा जहाँ पे तू बाइक रखता है रोज रात को, उसका भाड़ा है 10,000 रुपये महीना। तो बोल, वो गोडाउन का भाड़ा जहाँ तू बाइक रखता है वो बाइक के कॉस्ट में ऐड करेगा हर महीने के 10,000? हाँ क्या? क्यों क्यों? हाँ क्या क्या? क्यों ऐड नहीं करेगा? जवाब सही दिया, बट क्यों नहीं करेगा? क्या सोच के दिया? हाँ बिल्कुल सही जवाब। बस सेम लॉजिक उसका भी है। बच्चे को जवाब मालूम है, बट उसे ये नहीं मालूम कि ये उसका ही जवाब है। तो सेम वो मशीन रखने के लिए वो वर्कशॉप का रेंट है। किसके लिए? कहाँ लिखा है ऐसा? क्वेश्चन में कहीं लिखा है वर्कशॉप का रेंट मशीन एस्टेब्लिश करने के लिए? अगर वो होगा भी, अगर वो होगा भी, कहाँ है वर्कशॉप रेंट? अगर वो होगा भी, अगर वो होगा भी तो यहां पे आ गया होगा। चलो, एक बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो गया था बेचारा। वर्कशॉप रेंट ऐड नहीं होगा, बराबर है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, रिकरिंग है। और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। डन। कौन सा वाला समझाओ बेटा? 6 और 7। आकांक्षा, हेलो हेलो। सिक्स। एक बच्ची बोल रही 6 वाला बताओ। तेरा भी 6 वाला ही था क्या रे वर्कशॉप रेंट का? अच्छा 7 था इसका। ध्यान देना। यमुना देख तो जरा। 1/4/2013 से लेके 31 मार्च 2014 कितना पीरियड होता है? 12 महीना। असेट खरीदा आकांक्षा 1 जुलाई को।
से 31 मार्च 2014, ये कितना होता है आकांक्षा? 9 महीना, बराबर है। सो पहले तो असेट का डिप्रिसिएशन निकाल, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितना है? 890 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 40, कितना आया? 890 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 40, बताओ रे फटाफट से, कितने धीरे धीरे रे बच्चे, टप 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 टप। 9 लाख, 9 लाख कितना है? 970, 9,70,000। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 50,000। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 साल, कितना है बेटा? 1,84,000। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड में पर एनम, और आकांक्षा एनम में 12 महीने होते हैं, और असेट लिया था DOP, डोप शॉप, डेट ऑफ परचेस 1 जुलाई, 9 महीने का। समझा बेटा आकांक्षा? नहीं समझा। 1,84,000 इज फॉर 12 मंथ, सो 12 महीने का 184, सो 1,84,000 ये 12 महीने का है, तो 9 महीने का कितना? इत्ते को इत्ता तो इत्ते को कितना? आकांक्षा, आकांक्षा ये आया 1,38,000। समझा? ओके। कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट ऑफ अ बिजनेस हैज बीन रिटर्न ऑफ ओवर इट्स नेचुरल लाइफ, अकाउंटिंग लाइफ, फिजिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ। बोलो बेटा। अकाउंटिंग लाइफ ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। नेचुरल लाइफ हम लोग कंसिडर नहीं करते, अकाउंटिंग लाइफ नहीं होती। फिजिकल लाइफ असेट की लाखों साल हो सकती है। काफ़ी बार असेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद में भी वो असेट पड़ी रहती है लाखों साल से यहीं पे, है ना। सो करेक्ट आंसर इज एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। इसी को प्यार से बोलते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, बराबर। यूटिलिटी लाइफ, यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, बराबर। आगे क्या आज आपने ट्राई करना है? आ जाओ, कहीं मत आओ, घर जाओ आज। इतना कह के आज के छोटू से 2 शब्द समाप्त करता हूँ। ये था हमारा स्टडी नोट नंबर 1। घर पे आपने और इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आगे सेल्फ प्रैक्टिस दिए है, बराबर। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, 1-1, 2-2 दिन में हो जाएंगे, राइट। सर क्या बात कर रहे हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज छोटा है? हाँ, छोटा भी है और बहुत आसान भी है। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। डन। सिर्फ इतना है कि उस टॉपिक में आपको कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रखना होगा, राइट। अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज से आसान कोई टॉपिक है नहीं। डन। चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।